बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 2 कंडक्ट करेंगे। इसमें जो है हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कवर करेंगे एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। टैक्सोनॉमिकल टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन जो है हम पीछे चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। रिकॉल के लिए यहाँ पे दोबारा डाली गई है कि द स्टडी ऑफ द रूल एंड प्रिंसिपल एंड ग्रुपिंग एंड द एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रुपिंग करना एनिमल के एक प्रिंसिपल के तहत, उसकी नेमिंग करना, ग्रुपिंग एंड नेमिंग करना प्रिंसिपल के थ्रू, ये क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो टैक्सोनॉमी का एप्लीकेशन यही है कि हम जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं उसका कोई ना कोई साइंटिफिक नेम रखते हैं ताकि वो पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फ्रॉग की तो फ्रॉग जो है इंग्लिश में हम फ्रॉग करते हैं, उर्दू में हम मेंढक कहते हैं, किसी और लोकल लैंग्वेज में कोई और उसका नाम होगा। लेकिन जब हम इसको बायोलॉजिकल नेमिंग में करते हैं तो इसका नाम होता है राना टिग्रीना। फिर भले हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और राना टिग्रीना के नाम लें तो हमें यही जानवर को वो आइडेंटिफाई इजीली कर लिया जाएगा। और कोई हमें, जब हम राना टिग्रीनी का नाम लेंगे तो वो हमें राना टिग्रीना फ्रॉग ही दिखाएगा। लेकिन हर लोकल लैंग्वेज में हर चीज़ का नाम डिफरेंट होता है। तो टैक्सोनॉमी से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसका साइंटिफिक नेम रख देते हैं, जिससे जो है हमें चीज़ को आइडेंटिफाई, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है कि इसकी चंद स्टेप्स होते हैं, उसके हिसाब से उसकी नाम दिया जाता है। यानी कि टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर तकरीबन 4-5 स्टेप हमारे पास आएंगे, जिसमें स्पीशीज़ होता है, स्पीशीज़ के बाद जेनस होता है, जेनस के बाद आपके पास फैमिली होती है, फैमिली के बाद हम और ऑर्डर पे जाते हैं, ऑर्डर के बाद जो होता है हम क्लास पे आते हैं, क्लास के बाद फाइलम होता है, सब फाइलम भी होता है कभी कभी, और फिर किंगडम आ जाता है। ये एक 7 स्टेप प्रोसेस है जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम जो होते हैं उसकी स्पीशीज डिसाइड करते हैं। स्पीशीज़ क्या होती है ये भी हम पीछे स्टडी करके आ चुके हैं। स्पीशीज़ क्या होती है? सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और नेचुरली इंटरब्रीड हो सकती हैं, मतलब कि वो करैक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती है। अब हम अपनी बात करें, इंसान की बात करें अगर, तो इंसान का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस। जो नेम होता है बायोलॉजिकल, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, स्पीशीज से और जीनस से। तो इंसान का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या कहलाता है? होमो सैपियंस। तो हमारी जो स्पीशीज़ है वो सैपियंस है, यानी कि हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये इंटरब्रीड होकर जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। फिर इस स्पीशीज़ के अंदर इस जेनस के अंदर स्पीशीज़ आती है। तो होमो हमारी जेनस, इस होमो के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि होमो के अंदर जो है काफ़ी सारे एनिमल आ सकते हैं। होमो भी आ सकता है, पैन भी आ सकता है, जिसे हम चिंपैंजी बोलते हैं, यानी कि ये भी हमारे जेनस में आता है। फैमिली के अंदर बात करेंगे तो ये हमारे पास जो फैमिली है वो होमिनिडाई फैमिली कहलाती है। इसके अंदर हमारे साथ साथ चिंपैंजी और गोरिल्ला भी आ जाता है, यानी कि इंसान के साथ साथ इस फैमिली के अंदर चिंपैंजी, गोरिल्ला भी। इसी तरह फिर हम जिस तरह आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह हमारी फैमिली जो है बायोलॉजिकल फैमिली बढ़ती जाएगी। इसे हम बायोलॉजिकल फैमिली बोल देंगे। और फिर मेमेलिया आ जाता है, पहले ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स के बाद हमारी क्लास में मेमेलिया आ जाते हैं। मेमेलिया क्या होते हैं? मेमेलिया की डेफिनेशन ये होती है कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होते हैं फीमेल के अंदर, और वो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं और वो अपने यंग्स ऑफ स्प्रिंग को फीड करवा रहे होते हैं। फिर हमारे पास फाइलम आ जाता है, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब वो होता है कि तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर
वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद है और उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप मौजूद है। फिर आ जाते हैं हम किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे तो उसके अंदर तमाम जानवर आ जाएंगे। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ मज़ीद वाज़े हो जाएगी कि हमारी स्पीशीज़ क्या थी, सेमियन। फिर हम जब जेनस के ऊपर गए तो हमारे साथ चिंपैंजी वगैरह की फैमिली आ गई। फिर हम फैमिली के अंदर गए, होमोनिडाई के अंदर गए तो चिंपैंजी, गोरिल्ला और मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड होती गई। पैरामिड्स के अंदर आए तो और चीज़ें ऐड होती गई। मैमेलिया आए तो हम और वो तमाम ऑर्गेनिज्म ऐड हो गए जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। फिर कॉर्डेटा में आए, फाइलम में आए तो इसके अंदर तमाम वो चीज़ें इंक्लूड हो गई जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम थे। और एनिमल्स के अंदर आ गए तो तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए स्ट्रगल करते हैं और किसी दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल कहलाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो ये हमारी जो थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का जो हमने यहाँ पे पढ़ा। मतलब ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के स्टेप है। इस स्टेप के ज़रिए हम किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम रखते हैं और फिर वही बायोलॉजिकल नेम उसकी वर्ल्ड वाइड नेशनलिटी बन जाता है। लोकली आप उसको डिफरेंट नामों से जान सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में हर किसी का नाम अलग होता है, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कब से शुरू हुआ। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो है सबसे पहले एरिस्टोटल ने पेश किया, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपनी बुक के अंदर हिस्टोरिया एनिमेलियम में ये कहा कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म उन्होंने जो क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल विद ब्लड, उन तमाम ऑर्गेनिज्म को उन्होंने अलग रखा जिनके अंदर ब्लड था, और तमाम ऑर्गेनिज्म को, उन तमाम एनिमल्स को उन्होंने अलग कैटेगराइज किया जो कि विदाउट ब्लड थे। एनिमल दैट हैव लिव ऑन वाटर, और फिर उन्होंने दूसरी क्लासिफिकेशन करी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर के अंदर रहते हैं उनको उन्होंने अलग क्लासीफाई किया। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रहते हैं उन्होंने उसको अलग क्लासीफाई किया। ये सबसे पहली और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन थी जो कि एरिस्टोटल ने करी थी। इसके बाद एक मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं, अबू उस्मान उमर अल जिहाज। इन्होंने जो है डिफरेंट तरीके से स्टडी करी, अरब के जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो स्टडी करी वो इंटरनल ऑर्गन पे करी, और इन्होंने काफ़ी एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया फॉर द स्टडी के लिए, और उनके इंटरनल बॉडी पार्ट को स्टडी किया, उनके एब्डोमेन को स्टडी किया, और ज़्यादातर उन्होंने प्रेग्नेंट एनिमल्स को अपनी स्टडी के अंदर शामिल किया, और उनकी एम्ब्रियो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ को स्टडी करते हुए उन्होंने अपनी किताबुल हैवान में इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और ये किताब जो है 7 वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक काफ़ी बड़ी किताब इन्होंने तश्कील दी जो कि बुक ऑफ एनिमल के नाम से भी जानी जाती है और इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है। इसके अंदर उन्होंने जो है एनिमल के बिहेवियर, एनिमल की किस्में, उनके करैक्टर, उनके अंदर होने वाली डिजीज़ को भी डिस्कस किया। फिर आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन उस वक्त के साइंटिस्ट के पास यही था, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बेसिस पे हुई, और इस क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट क्या थे कि जो चीज़ें लोकोमोशन कर सकती हैं यानी कि मूवेबल हैं वो एनिमल में जाएंगी, और जो लिविंग तो है ऑक्सीजन के इनहेल एंड एक्सहेलेशन करती हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकती तो वो प्लांट में जाएंगी। रिस्पॉन्स की बेस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, और कॉन्ट्रैक्टाइल और कंडक्टाइल सिस्टम की बेस पे, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बेस पे हमने एनिमल एंड प्लांट किंगडम को तश्कील दिया, बनाया कि एनिमल एंड प्लांट में ये मेन डिफरेंस है, इनकी बेस पे ये जो है एनिमल किंगडम में जाएगा, ये जो है प्लांट किंगडम में जाएगा।
यानी कि ये तमाम पॉइंट जिन जिन चीज़ों में होंगे वो सारे एनिमल के अंदर चले जाएंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन। और ये वाले तमाम पॉइंट जिन जिन चीज़ों में, जिन ऑर्गेनिज्म में होंगे वो प्लांट में चले जाएंगे। बाद में जाके ये 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3 से 4 में, और 4 से 5 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने ये चंद एग्जाम्पल दी हुई है। फिर हमारे पास आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है ये 1886 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है हमने ये स्टडी किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए गए जो कि प्लांट की खासियत भी रखते थे और एनिमल की खासियत भी रखते थे। तो फिर साइंटिस्ट जो हैं उनको कंफ्यूज होगा कि इनको किस किंगडम में रखा जाए, यानी कि उनके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो प्लांट की भी होती थी, एनिमल की भी होती थी। उनमें से यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये वो ऑर्गेनिज्म थे कि इनके अंदर दोनों की करैक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, यानी कि सेल वॉल मौजूद है लेकिन वो लोकोमोशन भी कर रहे हैं, यानी कि दोनों की मिक्स करैक्टरिस्टिक थी। इसकी वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर इन्होंने नया किंगडम सिस्टम मुतारिफ कराया जिसके अंदर 3 किंगडम सिस्टम था, और ये नया किंगडम जो था किंगडम प्रोटोटिस्टा था। अब इसके बाद ऐड होने से हमारे पास 3 किंगडम हो गए। एक प्लांट किंगडम हो गया, एक एनिमल किंगडम हो गया, प्लांटी एनिमेलिया एंड प्रोटोटिस्टा, यानी कि 1866 तक और से लेकर 1930 तक जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिवील हो गया आ गई और उससे हमने ऑर्गेनिज्म को डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इस किंगडम को हमने इंट्रोड्यूस कराया और वो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया जो कि प्लांट की खासियत भी रखते थे और एनिमल की खासियत भी रखते थे अंदर। तो हमने उनको एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करा दिया, किंगडम प्रोटोटिस्टा में। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है लोअर प्रोटोटिस्टा एंड हायर प्रोटोटिस्टा। लोअर प्रोटोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। हायर प्रोटोटिस्ट में यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, एल्गाई एंड ग्रीन एल्गाई आ जाते हैं। तो ये 3 किंगडम सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कर लिए थे 1930 तक। इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आगे, और उसमें हम मज़ीद बताएंगे कि 4 और 5 किंगडम सिस्टम में क्या क्या क्लासेस इंक्लूड हुई। शुक्रिया।